सबका लंच हो गया ना? यस सर। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, असाइनमेंट 10 क्वेश्चन नंबर 5 एंड एनईटी क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है। The magnetic field of Earth can be approximated as a dipole field, and non-relativistic electron with velocity perpendicular to the magnetic field directions is undergoing a circular motion with a Larmor radius 0.1 centimeter in the Earth magnetic equilibrium plane at a distance 5 of 5 Earth radius from the center. An electron with same kinetic energy and same velocity perpendicular to the local magnetic field directions is executing uniform circular motion in the polar directions at the same distance. Then the electron Larmor radius क्या होना चाहिए उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का अप्रोक्सीमेटली वी कैन कंसीडर एज ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जैसी हो तो इस केस में अर्थ का इक्विलिब्रियम रीजन पे 5 टाइम्स जो अर्थ का जो रेडियस है उससे 5 टाइम डिस्टेंस पे अगर हम किसी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन को इस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे थ्रो करें तो जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा उसका रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। अब सेम इलेक्ट्रॉन को और सेम काइनेटिक एनर्जी लेके अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे थ्रो करें तब उस इलेक्ट्रॉन का जो लार्मर रेडियस उसका रेडियस कितना होंगे हमें फाइंड आउट करना है। सर लार्मर रेडियस मतलब? लार्मर रेडियस मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है उसी रेडियस को समटाइम लार्मर रेडियस भी बोला जाता है। लार्मर रेडियस है तो जो फ्रीक्वेंसी है उसे लार्मर फ्रीक्वेंसी। सो ये मान लीजिए से अर्थ है, सो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इससे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो से नॉर्थ पोल, यहाँ पे मान लीजिए साउथ पोल।
ऐसी है। सो अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो डाइपोल है, सो अर्थ का इक्विलिब्रियम रीजन पे यहाँ पर अगर हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते होते दिखाई देंगे। सो ये जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे यहाँ पे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे। इस सर्कुलर का रेडियस हमें गिवन है, से मान लो आर, इक्विलिब्रियम प्लेन के लिए मैं से ई आर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस हमें गिवन है और इससे मान लेते हैं आर ई। तो हमें क्या पूछा है, बोला गया है कि अगर हम सेम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर हम इस पोलर रीजन पे, यहाँ पे भी 5 बार डिस्टेंस था सेंटर से, तो यहाँ से भी अगर हम सेंटर से 5 बार डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को थ्रो करें मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे, सो इस केस में भी जो यहाँ पर भी जो सर्कुलर पाथ बनाएंगे, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। सो ये आर पोल पे थ्रो कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे आर पी लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे इस आर पी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, आर ई का वैल्यू हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो भी किसी भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन थ्रो करते हैं, सो दैट टाइम जो सर्कुलर पाथ बनेंगे उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होता है, आर इज इक्वल्स टू MV by QB. एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी ये होंगे। सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेंगे और देखो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन को जिस वेलोसिटी देके थ्रो करा गया यहाँ पर भी उतना ही वेलोसिटी देके थ्रो करेंगे, तो दोनों केस में जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होंगे क्या होना चाहिए, सेम होंगे। सो एम वी एंड डिवाइडेड बाई ई इंटू वी ये होंगे। सो आप दोनों केस में देखो क्वेश्चंस में बोला गया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को हमने थ्रो किया जितना वेलोसिटी देखे यहाँ पर भी उतना ही वेलोसिटी होता है, एंड नॉन रिलेटिविस्टिक है तो मास चेंज नहीं होंगे। सो इस केस में दोनों पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन पे थ्रो करा जा रहा है, दोनों पोजीशंस पे एम भी डिवाइडेड बाई ई जो है इसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम ही आएंगे दोनों पॉइंट पे ना। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो देखने चाहे तो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ बनेंगे और यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ बनेंगे, तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस सिर्फ किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन दोनों केस में, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर ज्यादा होंगे वहाँ पर आर कम होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होंगे वहाँ पे आर ज्यादा होंगे। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आर ई डिवाइडेड बाय आर पी डिवाइडेड बाय आर ई लिखूँ, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, पोलर पॉइंट पे डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिखो। सो इन दोनों केस में एम भी सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या होंगे कि इस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर से बी ई हो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर बी पी हो ड्यू टू अर्थ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बी ई डिवाइडेड बाई बी पी, है ना, इनवर्स है तो ये ऊपर आ जाएंगे बी डिवाइडेड बाई बी पी। तो अब हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, बी और बीपी का रेशियो क्या होना चाहिए। सो बी बीपी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देखो हमें क्या बोला गया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम ट्रीट करेंगे किससे, एज ए डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो एक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर एम हो तो उसकी वजह से उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट और एक बाइसेक्टर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। सो अगर हम सिंपली डेफिनेशन लिखे एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे उसका वैल्यू कितना होता है, म्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड देन 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू r कैप प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू थीटा कैप, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर से m हो तो m भी यहाँ पे मल्टीपल होंगे, ठीक है ये है। तो आप देखो इन दो पॉइंट पे, तो यहाँ पे थीटा क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और आर के बीच में एंगल, तो इस केस में साउथ टू नॉर्थ होंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे सो इस पॉइंट पे रिस्पेक्ट में इस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये आपका आर इस डायरेक्शन में, डाइपोल भी उसी डायरेक्शन पे है,
सो एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0, है ना। एंड जब डायपोल मोमेंट ऐसी है और इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट किस करते हैं, आर वेक्टर कैसे एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। सो पोलर पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0, एंड इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों केस में देखो सेंटर से डिस्टेंस सेम ही बताया गया था 5 और 5 पर, तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेंगे। तो एक बार हम थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री, एक बार थीटा पुट करेंगे हम 0 डिग्री। सो पोलर पॉइंट के लिए थीटा पुट करेंगे हम 0 डिग्री। सो थीटा अगर 0 डिग्री पुट करोगे तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, m डिवाइडेड बाय m म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, इसका वैल्यू होंगे 2 डिवाइडेड बाय 5 आर का होल क्यूब, ठीक है, 5 आर का होल क्यूब। एंड जब बाइसेक्टर प्लेन पे हमें देखना है, इक्विलिब्रियम प्लेन देखना है, तो इक्विलिब्रियम प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके लिए हम थीटा इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पर होंगे m म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। यहाँ पर अगर 90 डिग्री पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएंगे और इसका वैल्यू आएंगे 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 5 आर का होल क्यूब। ये होगा आपका बाइसेक्टर प्लेन पे, ठीक है, और बाइस इक्विलिब्रियम रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से 5 आर डिस्टेंस पे। शायद इन दोनों का रेशियो यहाँ पे लिखना है, तो इन दोनों का रेशियो अगर देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 5 आर क्यूब, ये सब सेम है। सो बी डिवाइडेड बाई बीपी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1/2। 1/2। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमें इस सर्कल का तो रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर, और आरपी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो आरपी इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, आर ई डिवाइडेड बाई 2। सो अब आर ई हमें गिवन है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0.0 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होंगे क्या आपका, अगर हम सेम इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर थ्रो कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पर भी थ्रो करें सेम डिस्टेंस पे, सेम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ले गए, उस केस में जो मोमेंटम रेडियस होगा उस रेडियस होगा 0.05 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लिखोगे, ऑप्शन बी। आप एनआईटी क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया। एनआईटी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड सॉलिड सिलेंडर cylindrical conductor of radius 0.1 मीटर इज दिस। अल्फा का वैल्यू हमें गिवन है, हमें पूछा गया टोटल करंट द कंडक्टर क्या होना चाहिए। सो एच वेक्टर हमें गिवन है और यहाँ पे टोटल करंट मतलब कंडक्टिंग करंट का ही वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंडक्टिंग करंट का वैल्यू हमें पूछा गया है कितना होना चाहिए, फ्री करंट का वैल्यू पूछा गया कितना होना चाहिए। सो क्या करोगे, मीडियम के अंदर हमेशा जो एम्पियर्स लॉ होंगे वो हम क्या लिखेंगे कि एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू करंट इनक्लोज बाय दिस लूप, है ना। सो आज ही पढ़ाई करते हैं। सो एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई फ्री इनक्लोज्ड। सो हमें आई फ्री इनक्लोज यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमें एच यहाँ पर गिवन है, और इस मीडियम के अंदर गिवन है एक लॉन्ग सिलेंडर गिवन है हमें, इस लॉन्ग सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, और इस लूप का इस जो रॉड है सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस हमें बता दिया गया है ए है, ए का एक वैल्यू भी हमें गिवन है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि सिलेंडर के टोटल फ्री करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है, टोटल फ्री करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें टोटल फ्री करंट बाय थ्रू द होल कंडक्टर पूछा गया है तो हम यहाँ पर एक ऐसी लूप बना लेंगे, ठीक है, ये लूप बना लेंगे।
जिस लूप का रेडियस क्या है, सिलेंडर का रेडियस के साथ अगर इक्वल हो तो क्या होंगे, इस लूप के अंदर से जो टोटल करंट होगा, है ना, लूप के अंदर से जो टोटल करंट होंगे वही होगा इस केस में टोटल करंट। सो हम क्या करेंगे, इस बी को, इस एच वेक्टर को अगर इस लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल करें, ठीक है, इस लूप के ऊपर लाइन इंटीग्रल करें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, जे आई फ्री, इस लूप के अंदर से टोटल करंट, दैट इज सिलेंडर के अंदर से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन इंटीग्रल करना है, इसके लिए हमें एच वेक्टर गिवन है। एच वेक्टर देखो क्वेश्चंस पे हमें गिवन है, एच वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 to the power 4 divided by r 1 by alpha square into sine alpha r minus r divided by alpha into cos alpha r to phi cap। ठीक है, इस डायरेक्शन पे हमें गिवन है। एंड एम्पियर्स लूप अकॉर्डिंग देखो हमें लूप का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लेंगे तो लूप का भी डायरेक्शन यहाँ पे किस डायरेक्शन पे होंगे, फाई कैप बराबर ही होंगे। सो एच डॉट डी एल, और क्या है, इस लूप का देखो रेडियस हमने क्या मान के रखा है, ये मान के रखा है, तो इस लूप के ऊपर हर पॉइंट पे आर का वैल्यू क्या होंगे, यही होगा। सो हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर एच डॉट डी एल दिस लूप, इस लूप में हम एच ए का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या पुट करोगे, ये पुट कर दीजिए। सो हमें मिलेंगे ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी 10 to the power 4 divided by a 1 minus alpha sin alpha a minus k divided by alpha into cos alpha a into dl। dl क्या लिखोगे यहाँ पे, लूप बराबर एलिमेंटरी लेंथ क्या R D लिखोगे, phi phi cap। तो वहाँ पर अल्फा स्क्वायर आएगा साइन के टर्म में, 1 बाय अल्फा स्क्वायर। हाँ 1 by alpha square था, अल्फा स्क्वायर। एंड एलिमेंटरी लेंथ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लूप का अगर क्रॉस सेक्शन देखे तो ऐसे होंगे ना। सो यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंटरी लेंथ कंसिडर करें तो ये फाई है, तो डी फाई को इंक्रीज करेंगे तो इसके वजह से ये लेंथ क्या होंगे, ये डी फाई। ठीक है, सो ये डी फाई, सो ये डी फाई आपका एलिमेंटरी लेंथ। आप इससे इंटीग्रेट करोगे, देखो बाकी सारे टर्म तो सिर्फ कांस्टेंट है ना, ए का वैल्यू हमने पुट कर दिया इस लूप के ऊपर, ए कांस्टेंट था तो ए का वैल्यू पुट कर दोगे तो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। सिर्फ फाई को इंटीग्रेट करोगे, तो फाई को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको, डी फाई को इंटीग्रेट करोगे 2 पाई। एंड इस लूप बराबर अगर सिर्फ फाई आपका वेरिएबल हो तो कंप्लीट लूप के लिए फाई का लिमिट क्या होना चाहिए, 0 to 2 पाई। ठीक है, 0 to 2 पाई। तो इसे आप इंटीग्रेट करके देखो क्या आना चाहिए, 10 to the power 4 एंड बाकी सारे है 1 by alpha square sin alpha a minus a by alpha into cos alpha a, ये कैंसिल आउट हो गया क्या और यहाँ से आएंगे 2 पाई। सो ये आपको क्या देंगे, टोटल करंट। आप यहाँ पे अल्फा का भी वैल्यू भी कुछ गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, By 2a। पाई बाई 2 है, एंड ए का वैल्यू हमें गिवन है 0.1 मीटर। सो पहले अल्फा का वैल्यू पुट करो, 10 to the power 4 1 बाई अल्फा, अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 2 है, जो पाई बाई 2 ये ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू पाई बाई 2 है, पुट करोगे तो यहाँ पर क्या होंगे, पाई बाई 2 हो जाएंगे ना, जो 2 अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ में मिलेंगे पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पर भी अल्फा का वैल्यू हमें पुट करना है। सो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर था, मैंने बार बार अल्फा क्यों लिख रहा हूँ। सो अल्फा स्क्वायर करोगे तो ये क्या आना चाहिए, 4 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर है, और यहाँ पर ये डिवाइडेड बाई अल्फा। सो ये कितना होंगे 2 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई, एंड देन
यहाँ पे कॉस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा ए का वैल्यू 0. कॉस पाई बाई 2 हो जाएंगे यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 पाई। सो ये टर्म हो जाएगा 0, सो यहाँ मिलेंगे 10⁴ इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू यहाँ से आएंगे 2 पाई, और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1, सो 1 होंगे। सो यहाँ से एक पाई, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमें मिलेंगे 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁴। आप यहाँ पे ए का वैल्यू भी पुट कर दो, ए का वैल्यू क्या गिवन है हमें 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर पुट करो और बाकी सब ए पाई पाई का वैल्यू कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताओ कितना होना चाहिए। 0.1 था तो ये होगा 0.01 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई पाई। सो ये आपका एम्पियर में आंसर आएगा ना, क्योंकि हम ए का वैल्यू मीटर में पुट किए। सो फाइनल आंसर बताओ कितना क्या आना चाहिए। Number 254.77. 254.77। ठीक है, क्या होंगे क्या आपका करंट। तो इस तरीके से किसी रीजन पे अगर आपको एज वेक्टर पूछा जाए और फ्री करंट पूछा जाए, तो आप यहाँ पे मीडियम के अंदर ऑफकोर्स बन रहेंगे इस केस में ना, तो आप यहाँ पे H.dl करके फाइंड आउट कर सकते हो टोटल करंट क्या होगा। तो इस वाला चैप्टर में भी जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली यहाँ पे मेन जो आपको इंट्रोड्यूस करना था वो बाउंड्री कंडीशंस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस बाउंड्री क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, और साथ में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इससे पहले भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 पे हमें क्या पढ़ना है कि मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब यहाँ पे हम करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर करंट कैरिंग एक वायर हो तो उसके ऊपर अगर हम इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर टॉर्क और फोर्स कितना होंगे हमें देखना है। यहाँ पे जो बाकी जो कॉन्सेप्ट बहुत कुछ है, बट वो सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। लाइक एक मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर फोर्स टॉर्क कितना होंगे सब अगर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बस हमें एक चीज इंट्रोड्यूस करना है कि करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए। तो मान लो किसी रीजन पे से इस रीजन पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड मान लो से आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, आउट ऑफ द पेज है। सो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो से V0। सो इस केस में मान लो यहाँ पर अगर हम एक करंट कैरिंग वायर रखें, यहाँ पे ऐसे करंट कैरिंग वायर रखें जिसमें मान लो से I0 करंट फ्लो है ऐसे, ठीक है, I0 करंट फ्लो। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस वायर के ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगेंगे, क्योंकि वायर के अंदर से करंट फ्लो रहा है, और इस करंट फ्लो रहा है मतलब यहाँ इस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो होंगे। एंड हमने देखा है किसी भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। सो यहाँ पर भी वायर के अंदर से करंट चार्ज फ्लो होंगे, तो उसके वजह से उस इस चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेंगे
एंड फाइनली वो जो फोर्स है, सिंस चार्ज इनसाइड द वायर है, तो उसके वजह से जो फोर्स, नेट फोर्स होंगे, नेट फोर्स किसके ऊपर लगेंगे? ऑन द वायर। ठीक है, वायर के ऊपर फोर्स लगेंगे। सो सेम जो एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, उसी फॉर्म से हम इस फॉर्म को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, इस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो डेल्टा टी टाइम तक अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ठीक है, तो इस डेल्टा टी टाइम तक अगर हम ऑब्जर्व करें, सो डेल्टा टी टाइम पे यहाँ से जितना चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है, सो इस चार्ज का वेलोसिटी अगर से v हो, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे चार्ज इस पॉइंट से क्रॉस करके? v इंटू I know. है ना, v इंटू डेल्टा टी, इतने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यहाँ पे। सो अब देखो कि एक सिंगल चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम क्या लिखते हैं कि Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, Q इंटू वी क्रॉस बी। सो अब देखो, अब अगर इस वायर से करंट आई नॉट फ्लो, ठीक है, करंट आई नॉट फ्लो, और अगर हम डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व करें, तो इस डेल्टा टी टाइम पे इस पॉइंट से कितने चार्ज फ्लो होंगे? dq by dt आई इंटू डी टी व आई नॉट इंटू डी टी। ठीक है, आई नॉट इंटू डी टी इंटू वी क्रॉस बी। अब इस डी टी जो है, डी टी को मैं वी के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, वी इंटू डी टी क्रॉस बी। तो इस वी इंटू डी टी क्या देंगे? चार्ज डेल्टा टी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वी इंटू डेल्टा टी। सो इस डिस्टेंस क्या होगा? अगर डेल्टा टी टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल है, तो इट विल हैव वेरी स्मॉल लेंथ, डेल्टा एल लिख लेता हूँ मैं, पर डी एल लिख लेता हूँ। सो डी एल क्रॉस वी। ठीक है, सो इफेक्टिवली ये जो फोर्स होंगे जब किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो होंगे, तो इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर ना होकर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर जो फोर्स होंगे, उसके वजह से नेट फोर्स जो होंगे, नेट फोर्स किसके ऊपर लगेंगे? वायर के ऊपर ही लगेंगे। सो वायर के ऊपर अगर हम एक एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर करें डेल्टा एल, तो उसके अंदर से अगर आई नॉट करंट फ्लो, तो इसके ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होंगे, उस नेट मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या लिखेंगे? आई नॉट डी एल क्रॉस बी। ठीक है, आई नॉट डी एल क्रॉस बी। ये होंगे क्या आपका? किसी भी वायर के ऊपर, वायर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उसके ऊपर फोर्स। अब देखो यहाँ पे जो डीएल का डायरेक्शन है, डीएल का डायरेक्शन हम किसके ऊपर, किस डायरेक्शन पे लेंगे? वो डिपेंड करेंगे एक्चुअली करंट फ्लो का डायरेक्शन के ऊपर। मान लो से एक वायर ऐसी है, इस वायर पे अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो, तो डीएल का डायरेक्शन भी हम इस डायरेक्शन पे लेंगे। इस वायर पे अगर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो, तो इस डीएल का डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन पे लेंगे? इस डायरेक्शन पे लेंगे। ठीक है, सो डीएल का डायरेक्शन हम किस बराबर लेंगे? यहाँ पे वायर के ऊपर करंट जिस डायरेक्शन से फ्लो होंगे, हम उसी डायरेक्शन बराबर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यही एक रूल है। बाकी सारे जो है यहाँ पे इसी रूल को यूज करके ही देखोगे कुछ केसेस आएंगे, है ना। सो जब से हमें बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पे और कोई ऐसा सच कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ हम इस रिजल्ट को यूज करके एक चीज और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, कि अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर हो, दोनों पे अगर से सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है मान लीजिए दोनों वायर, एंड एक में मान लीजिए से I1 करंट फ्लो है, दूसरा में मान लीजिए I2 करंट फ्लो, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मान लीजिए अगर से D हो, तो इस केस में भी देखो क्या होंगे, क्या मैं इस वायर से अगर करंट फ्लो, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे यहाँ पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम सेकेंड वायर रख रहा हूँ, तो सेकेंड वायर पे भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इस वायर के ऊपर कुछ फोर्स होंगे, तो इस फोर्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, और इस फोर्स का नेचर देखना है क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे कि रिपल्सिव होंगे। सो यहाँ पे लिखो क्या है कि फोर्स बिटवीन टू करंट करेंगे parallel wires।
सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर हमने ये पता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमें करंट कैरिंग वायर लगे तभी उसके ऊपर फोर्स होंगे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेंगे? अगर से मान लो हमने इस वायर के ऊपर फोर्स देखने चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस वायर के ऊपर फोर्स क्या किसकी वजह से होंगे? इस वायर की वजह से होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस वायर की वजह से पहले इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें करंट कैरिंग सेकंड वायर रखें तब उसके ऊपर फोर्स कितना होंगे हम देखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वायर की वजह से फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। इस वायर की वजह से अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड on the second wire due to फर्स्ट वायर की वजह से अगर हम सेकेंड वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहें तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πd, है ना, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होंगे? इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज? इनटू द पेज होंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, से होंगे आपका इनटू द पेज, ठीक है। तो इस वायर की वजह से आप इस वायर के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये होंगे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πd। सो अब हमें क्या देखना है, किसकी वजह से इस वायर के ऊपर फोर्स कितना होंगे? तो फोर्स देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर कर लेता हूँ सबसे पहले। सो एलिमेंटरी लेंथ है, आप एलिमेंटरी लेंथ पे अगर करंट अप डायरेक्शन से फ्लो तो डीएल का डायरेक्शन हम किस बराबर लेंगे यहाँ पे? अपवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पे लेंगे। सो अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे हो सो देखो इस एलिमेंटरी लेंथ के ऊपर फोर्स कितने किस डायरेक्शन पे होना चाहिए? आइडियल क्रॉस है अपवर्ड डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक के लिए यहाँ पर इनटू द पेज। सो आइडियल क्रॉस करो, देखो क्या होंगे, किस डायरेक्शन पे होंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब चाहे इस एलिमेंटरी लेंथ हमने यहाँ पर कंसीडर करें चाहे यहाँ पर कंसीडर करें, किसी भी रीजन पे कंसीडर करें, हर पॉइंट पे देखो आइडियल का डायरेक्शन ऐसे होंगे और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होंगे तो फोर्स हमेशा क्या होंगे? टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होंगे। सो ये फोर्स इस बराबर होंगे हमेशा। सो आप देखो ये अगर इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है तो अगर हमें पूरे वायर के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करने चाहे तो इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट वायर के ऊपर फोर्स फाइंड आउट ना करके क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। वही हमें पूछा जाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होंगे और उस फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, और उसके बाद अगर फाइनाइट लेंथ होंगे तब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, सिंपली लेंथ से मल्टीपल कर दोगे। सो यहाँ पे लिखो कि द फोर्स on the second wire due to first wire, क्या लिखेंगे इससे हम? से अगर एफ प्राइम लिखो तो एफ प्राइम इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आई डी एल क्रॉस बी, एंड आईडीएल देखो आईडीएल अपवर्ड डायरेक्शंस पे, बी है इनटू द पेज तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो सिंपली ये क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू होंगे I2 DL इंटू B1, है ना, B1 के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B1, इस B1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या होंगे म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πd। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेंगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πd इंटू DL। तो सेकेंड वायर के ऊपर अगर हम एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर करें DL, तो DL लेंथ के ऊपर फोर्स कितना होंगे, ठीक है। सो अब अगर ये दोनों पैरेलल हो तो हर पॉइंट पे फोर्स सही होंगे।
सो अगर हम एक फाइनाइट पोर्शन के ऊपर फोर्स देखना चाहे तो हम क्या करेंगे, तब इसे इंटीग्रेट कर देंगे ना, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ये इनफाइनाइट प्लेन है, तो इस केस में अगर हमें इंटीग्रेट करें तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या होंगे, तब इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी तो आएगा नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल बी मेजरेबल क्वांटिटी। सो देयरफॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ से अगर हम एफ लिखें तो एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ही लिख लो, डायरेक्शंस तो हमें पता है, जस्ट डीएल से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो ये मिलेंगे म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। सो दो वायर पे, एक वायर पे करंट अगर I1 हो, दूसरे वायर पे करंट अगर I2 हो, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर D हो, सो इन दोनों वायर के बीच में जो फोर्स होंगे पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेंगे, उस फोर्स का वैल्यू क्या होंगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। अब अगर देखो दोनों पे करंट अगर सेम डायरेक्शन पे फ्लो, तो हमने देखा है कि इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन पे टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ है, तो इसका मतलब इस वायर को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और सेम है अगर हम इस फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स देखें ड्यू टू सेकेंड वायर के वजह से, तब भी देखो फोर्स का डायरेक्शन किस बराबर होंगे। तो अगर हम फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स देखने चाहे ड्यू टू सेकेंड वायर, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हम किसका लेंगे, सेकेंड वायर का, सेकेंड वायर का। तो सेकेंड वायर के वजह से इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, ऐसे करके देखो, डायरेक्शन किस बराबर, आउट ऑफ द प्लेन होगा यहाँ पे, सो आउट ऑफ द फेज, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पर भी देखो आइडियल अपवर्ड डायरेक्शन पे, सो आइडियल क्रॉस बी करके देखो, आइडियल ऐसी है, सो आइडियल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स इस डायरेक्शन पे होंगे, तो इस वायर भी इस वायर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाई दे रहा हमें कि दोनों वायर पे अगर सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो, तब क्या होंगे, इनके बीच में जो फोर्स होंगे, इस फोर्स का नेचर क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, दोनों वायर पे अगर सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो, फोर्स होंगे अट्रैक्टिव। और यही अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो, एक पे मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन पे, दूसरे पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे करंट फ्लो, तो इस केस में देखो फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए, रिपल्सिव होना चाहिए। वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से, इस वायर पे अपवर्ड डायरेक्शन पे करंट फ्लो, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे, सेकंड वायर के ऊपर, इनटू द पेज, तो ऐसी है। अब देखो यहाँ पे सेकंड वायर पे जो आइडियल है वो डाउनवर्ड होंगे ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, सो आइडियल क्रॉस बी करोगे तो हम किस बराबर जाएंगे, टुवर्ड्स राइट की तरफ। सो यहाँ पे अब इस डायरेक्शन से फोर्स होंगे, इस डायरेक्शन से फोर्स होंगे। एंड इस वायर के ऊपर अगर हम फोर्स देखें ड्यू टू इस वायर, तो इसके वजह से देखो करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, सो डाउनवर्ड, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे, इनटू द पेज, है ना, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे इनटू द पेज। तो आप यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द पेज हो, और इसमें जो करंट है ये भी देखो अपवर्ड डायरेक्शन पे है, सो यहाँ पर भी आइडियल क्रॉस बी करके देखो किस डायरेक्शन पे होंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन पे है। तो इस केस में हमें क्या दिखाई देंगे कि ये जो दो वायर एक दूसरे को रिपल्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो अपोजिट डायरेक्शंस पे करंट फ्लो, तब क्या होंगे, फोर्स होंगे रिपल्सिव। और अगर सेम डायरेक्शंस पे करंट फ्लो, तो एक दूसरे को क्या करने से आएंगे यहाँ पे, अट्रैक्टिव। तो उस टाइम पे फोर्स का जो नेचर होंगे अट्रैक्टिव। ठीक है, बस यहाँ पे और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इस चीज को हमें बस यहाँ पे देखना पड़ेगा ना, कैसे कैसे अप्लाई करना है। बाकी टॉर्क का डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है ना, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस तो आर क्रॉस एफ। सो हम देखेंगे जब किसी वायर के ऊपर फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, और वो किसी एक्सिस के अबाउट में अगर उस फोर्स के वजह से रोटेट करें,
तो हम उस टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ कर देंगे, ठीक है, तो वहां से हमें टॉर्क मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो, सबसे पहले क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है कि स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज केप्ट एट द ओरिजिन in the xy plane, one where L1 is located at z equals to minus a in the xz plane with current I flowing in the positive x direction, and another where, which is L2 is at z equals to plus a in yz plane, and with the same current I as in L1 and flowing in positive y direction. The angle phi made by the magnetic dipole with respect to the पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या गिवन है कि एक ओरिजिन पे एक डाइपोल ऐसे रखा गया है ना, एक पॉइंट डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, एंड यहाँ पर दो करंट कैरिंग वायर भी है जो कि ना जेड इक्वल्स टू प्लस ए एंड जेड इक्वल्स टू माइनस ए से पास हो रहे हैं, एंड बोथ ऑफ देम कैरिंग सेम करंट आई बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, एक है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और दूसरा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो हमें इसकी वजह से ये बताना है कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रखा था, and if this dipole moment is free to rotate, so जो फाइनली जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे उस एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एट इक्विलिब्रियम पे उस डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन पे होंगे, बताओ, ये हमने क्लास में डिस्कस किया ऑलरेडी है। फील्ड के डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का किस बराबर रखेंगे, डाइपोल का ओरिएंटेशन फील्ड के डायरेक्शन, फील्ड के डायरेक्शंस पे, है ना। तो सेम है मैग्नेटिक डाइपोल को भी अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो यहाँ पर भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसी डायरेक्शंस पे होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो L1 एंड L2 दो वायर गिवन है जिसमें से करंट पास हो रहा है, इन दोनों करंट की वजह से ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जिस बराबर होंगे डाइपोल पे उसी डायरेक्शन पे ओरिएंटेड होंगे, तो हम तब उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे हमें दो प्लेन सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेंगे। फर्स्ट वाला प्लेन जो है ये वायर जो रखा गया एक्स जेड प्लेन पे रखा गया है, तो मैं यहाँ पे एक्स जेड प्लेन ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो एक्स और ये मान लो जेड, ठीक है, एक्स जेड प्लेन है एंड एक्स जेड प्लेन पे वायर रखा गया है और इस L1 वायर जेड इक्वल्स टू किस पॉइंट से पास हुए, जेड इक्वल्स टू माइनस ए से पास हुए, तो इस पॉइंट से पास होगा एंड करंट किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, प्लस आई डायरेक्शन पे। तो ये जो वायर है इस वायर कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, इस वायर कुछ ऐसी है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का वैल्यू है आई, पॉजिटिव आई डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है, देखो ये है। तो इसके वजह से हमें इस ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। दूसरा और एक वायर हमें गिवन है यहाँ पे, ये वायर किस प्लेन पे है, सेकंड वायर YZ प्लेन पे है ना, YZ प्लेन पे। सो एंड ये भी क्या है, जेड इक्वल्स टू प्लस ए से पास हुए, तो यहाँ पर ये मान लो से आपका Y और ये मान लीजिए Z। सो यहाँ पे जेड इक्वल्स टू प्लस ए से पास हुए, ये मान लो जेड इक्वल्स टू प्लस ए, तो यहाँ से ऐसे वायर पास हुए, ठीक है, और इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। इसमें भी सेम करंट है, यहाँ से डिस्टेंस गिवन है हमें ये, यहाँ से भी ये डिस्टेंस गिवन है हमें ये। सो पहले ये बताओ कि अगर x हो या अगर y हो तो z यहाँ पे किस बराबर होंगे, इनटू द पेज आउट ऑफ द पेज, फर्स्ट फिगर अकॉर्डिंग into the page. इनटू द पेज,
और यहाँ पर ये अगर y एक्सिस हो, ये z एक्सिस हो, तो यहाँ पे x किस बराबर होंगे? आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज, है ना? क्या सो आप बताओ, इस वायर पे अगर इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो, तो इसके वजह से जो ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होंगे? आउट ऑफ द पेज होगा, है ना? सो आउट ऑफ द पेज अगर हो, सो यहाँ पे y का डायरेक्शन क्या इनटू द पेज है? यस सर। तो किस डायरेक्शन पे लिखेंगे हम आउट ऑफ द पेज को? माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए माइनस जे कैप, ठीक है। ये होंगे हम मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से, इसीलिए मैं इसको B1 लिख रहा हूँ ऑरिजिन पे। अब यहाँ पर देखो ये सेकंड वायर है, इसमें करंट भी वाई डायरेक्शन पे फ्लो रहा है, तो इसके वजह से इस ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे जनरेट होना चाहिए? इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज? इनटू द पेज। इनटू द पेज। सो अगर इनटू द पेज हो तो इनटू द पेज कौन सा डायरेक्शन होंगे यहाँ पे? आई कैप। एक्स कैप यहाँ पे किस बराबर है? देखो ये आपका y है, अगर z हो तो एक्स कैप किस बराबर होंगे? आउट ऑफ द पेज है, तो इनटू द पेज को हम क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप है। सो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे B2 सेकेंड वायर की वजह से होंगे म्यू नॉट, यहाँ पर भी सेम करंट है I डिवाइडेड बाई 2 पाई d, इसका डायरेक्शन होंगे माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप। सो देखो दो वायर था, दो वायर के वजह से हमने ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, बट एक का डायरेक्शन है माइनस आई कैप बराबर, दूसरे के डायरेक्शन है माइनस जे कैप बराबर। सो अगर हम एक्स वाई प्लेन पे इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का ड्रॉ करें, ये मान क्या यहाँ पे प्लस जे कैप आना चाहिए? क्यों? ये अगर एक्स हो, ये जेड हो, तो पहले आप ये बताओ कि वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस यहाँ पे किस बराबर होना चाहिए? राइट हैंड रूल का अगर फॉलो करना है तो जेड क्रॉस एक्स, है ना? जेड क्रॉस एक्स देंगे आपका वाई, तो इनटू द पेज होंगे वाई को। सो यहाँ पे करंट अगर इस डायरेक्शन से फ्लो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे होगा? आउट ऑफ द पेज होगा, है ना? करंट इस डायरेक्शन से फ्लो रहता है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर आउट ऑफ द पेज हो, इनटू द पेज हमने वाई कैप है, मतलब इनटू द पेज पॉजिटिव जे कैप होंगे, तो आउट ऑफ द पेज को हम क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। सो अगर हम एक्स वाई प्लेन पे इन दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करें, एक होंगे क्या माइनस जे कैप डायरेक्शन पे, दूसरे होंगे माइनस एक्स कैप डायरेक्शन पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो इन दोनों से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे वो किस डायरेक्शन पे होंगे? ये होगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना? दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम है, से होंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एंगल कितना होंगे? 45 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इस एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही पूछा गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन पे हो, तो हम अगर यहाँ पर डाइपोल रखे तो डाइपोल भी इसी डायरेक्शन पे ओरिएंटेड होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डाइपोल कितना एंगल बनाएंगे? 180 प्लस 45 डिग्री, 225। तो ये हो जाएंगे क्या? 225 डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएंगे डाइपोल? 225 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन क्या लिखोगे? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 हम थोड़ी देर बाद चल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? Slide back some just. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। Consider 3 identical infinite state waves Okay, sir. Done. A, B, C and arrange in a parallel on a plane as shown in the figure, and the wires carries a equal current I and with a directions as shown in the figure, and have mass per unit length m, and if the wire A and C are fixed
and where b is displacement by a small distance x from its position, then v will execute a simple harmonic motion with time period क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 पे कि यहाँ पे 3 पैरेलल वायर है ऐसे, ऐसे 3 पैरेलल वायर हैं और इन तीनों वायर पे जो है एक नाम दिया गया है कि वायर ए है, ये बी और ये सी. अब क्या बोला गया यहाँ पे ए और बी जो है दे आर फिक्स है ना, दे मूवेबल है, इनको समा फिक्स कर दिया गया है. बट बी जो है बी इज फ्री टू मूव है ना, ये इन दोनों के बीच में ऐसे मूव कर सकते हैं ऐसे. तो हमें क्या बोला गया कि इसमें देखो करंट जो है इसमें भी सब में सेम करंट है, इसमें अप डायरेक्शंस पे, इसमें भी अप डायरेक्शंस पर, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे करंट है, हमें गिवन है. अब क्या बोला गया इनके बीच में जो इनिशियली डिस्टेंस था वो डिस्टेंस है डी, ये भी डिस्टेंस है डी. तो अब क्या बोला गया कि अगर हम इस मिडिल वाला वायर को बी वायर को किसी भी एक डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट करें बाई ए स्मॉल डिस्टेंस एक्स, तब क्या होगा ये जो बी वायर है, बी वायर एक्चुअली क्या होगा ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेंगे. एक बार इधर जाएंगे, एक बार इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेंगे. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये जो वायर है इसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो गया हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, ऑसिलेशन टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो अगर एग्जैक्टली मिडिल पर है अभी जहाँ पर है ना, यहाँ से भी डी डिस्टेंस, यहाँ से भी डी डिस्टेंस, इस वायर के ऊपर आप नेट फोर्स फाइंड आउट करके देखो, मिडिल वाला वायर के ऊपर नेट फोर्स कितना होंगे यहाँ पे, 0 होना चाहिए. क्यों 0 होंगे, क्योंकि इन दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शंस पे करंट फ्लो रहा है ना, इस वायर और इस वायर, तो फोर्स क्या होंगे इन दोनों के बीच में, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, Repulsive. रिपल्सिव होंगे. तो इस वायर की वजह से इस डायरेक्शन पे फोर्स होंगे है ना. और इसके रिस्पेक्ट में भी देखो ये भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट फ्लो रहा है, तो अगेन इस वायर की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होंगे ये भी रिपल्सिव होंगे, तो इधर फोर्स लगाएंगे. और यहाँ से डिस्टेंस जितना है, यहाँ से डिस्टेंस उतना ही है, तीनों वायर पे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है, आई आई आई. तो ये जो फोर्स है एक दूसरे को क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे. सो वायर यहाँ पर ही हमेशा रेस्ट पे ही रहेंगे, अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट ना करें तो यहीं पर ही रहेंगे. अब अगर हम इस वायर को थोड़े से डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं बाई ऐसे कुछ एंगल से, अगर हम कुछ स्मॉल एक्स वैल्यू से अगर हम इसे डिस्प्लेसमेंट कर दें, से मान लो इसे हम कुछ इस पॉइंट से थोड़े से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बराबर इसे डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने इस वायर को यहाँ से, तो इसमें करंट डाउनवर्ड होंगे और ये डिस्टेंस जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है ये डिस्टेंस मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस है एक्स. ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स. सो अब आप बताइए यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन दोनों वायर के बीच में, डिस्टेंस d minus x. डी माइनस एक्स. और इस दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस क्या होंगे, डी प्लस एक्स. ठीक है, डी प्लस एक्स. सो आप देखो स्टिल इन इस वायर के ऊपर जो फोर्स होंगे इस वायर के वजह से, इस वायर के वजह से एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन पे होंगे, लेकिन आप जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया डी माइनस एक्स, रिड्यूस हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है ज्यादा हो गया. तो अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर में आता है फोर्स का डिस्टेंस जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो जिसके लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होंगे वही वाला फोर्स डोमिनेट करेंगे है ना. तो ये वाला जो डिस्टेंस है डी माइनस एक्स है, डी प्लस एक्स है, तो आप इस वायर की वजह से इसके ऊपर फोर्स होंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू दिस वायर. सो हमने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करा इस बराबर इस वायर को, लेकिन इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस बराबर लेंगे, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शंस में. तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको रिलीज कर दें ऐसे छोड़ दें तो क्या करेंगे वो इधर आ जाएंगे. अब जैसे वो इधर आ जाएंगे इस पॉइंट पे जैसे आएंगे इस पॉइंट पे नेट फोर्स तो 0 होंगे, बट उससे पहले इससे पहले कुछ टाइम तक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएंगे. तो उस गेन होने की वजह से आप वो यहाँ पर आके रेस्ट नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे इस साइड पे मूव करने लगेगा. जैसे इधर मूव करने लगेंगे फिर देखो इधर जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होंगे, तो नेट फोर्स ऑफ टुवर्ड्स राइट की तरफ होंगे. सो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके क्या होगा 0 हो जाएंगे.
फिर 0 जब होंगे फिर इधर मोशन स्टार्ट होंगे, तो ऐसे ऐसे वो ऑसिलेट करने लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि जो ऑसिलेशंस मोशन होंगे, इस ऑसिलेशंस मोशन का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स देखना पड़ेंगे इस वायर पे, इस सिचुएशन इस टाइम पे। सो इस टाइम पे अगर हम नेट फोर्स देखें, सो पार्टिकल को अगर हम ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लो, तो इस बराबर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन पे जितना भी फोर्स होंगे इसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जितने फोर्स होंगे इसे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम इस वायर के वजह से देखें, इस वायर के वजह से फोर्स इस डायरेक्शन पे होंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, एंड पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, म्यू नॉट। दोनों वायर पे सेम करंट है तो आई स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 पाई डी प्लस एक्स होंगे एक्स कैप डायरेक्शन पे। और सेकंड वायर की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे, इस डायरेक्शन पे लगेंगे, तो इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट V square by आई 2 pi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी माइनस एक्स इंटू एक्स कैप, है ना। ये माइनस साइन हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया क्योंकि माइनस एक्स के डायरेक्शन में होंगे ये है। सो अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखे तो क्या करोगे यहाँ पे, एम देखो हमें पूरे वायर के ऊपर तो फोर्स नहीं है, फोर्स किसके ऊपर है, कितने लेंथ के ऊपर है, पर यूनिट लेंथ के ऊपर है। सो पर यूनिट लेंथ का ही मोशन देखने के लिए पर यूनिट लेंथ का मास से हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। पर यूनिट लेंथ पे मास क्या गिवन है, यहाँ पे एम गिवन है। सो एम एक्स बराबर हमने डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेट फोर्स दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेंगे डी प्लस एक्स माइनस डी, ठीक है, ये मिलेंगे हमें यहाँ से। सो अब अगर यहाँ से आपसे डी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से, डी अगर कॉमन ले लोगे तो हमें क्या मिलेंगे, देखो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। सो ये वाला टर्म हमें क्या मिलेंगे, डी अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स बाई डी, और इससे अगर हम न्यूमेटर में लेके जाए तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स बाई डी का पावर माइनस 1। सो 1 प्लस एक्स बाई डी होल टू द पावर माइनस 1 माइनस यहाँ पर क्या होंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी होल टू द पावर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर जो हमने डिस्प्लेसमेंट किया है चार्ज से मिडिल वायर को, दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू डी। सो अगर एक्स इज डी के रेस्पेक्ट में स्मॉल हो तो अगर हम इसके सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर बाइनोमियल एक्सपेंशन तक कंसीडर करें तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे कि म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी एंड अगर हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लें तो ये आएंगे माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी, एंड देन यहाँ पर ये माइनस साइन था माइनस, ये माइनस यहाँ पर मल्टीपल हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, फिर से माइनस साइन है तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली जो नेट फोर्स होंगे पर यूनिट लेंथ के ऊपर, इस फोर्स का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे कि म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई डी, यहाँ पर डी तो डी स्क्वायर हो जाएंगे, डी स्क्वायर इंटू एक्स विथ ए नेगेटिव साइन। सो देखो पार्टिकल को हम एक्स बराबर डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे और इसके ऊपर नेट फोर्स माइनस एक्स कैप बराबर है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका होंगे, मास अगर यहाँ पर हम डिवाइड कर दें फाइनली, सो फाइनली इक्वेशंस मिलेंगे कि डी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम पाई डी स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वेशन है, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो यहाँ से अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स का जो कोएफिशिएंट इसे हम अंडर रूट ऑफ लिख सकते हैं ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होंगे। सो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम पाई
डी स्क्वायर। सो टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई होगा m पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई स्क्वायर। ठीक है, सी होंगे क्या आपका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। ऑप्शंस। तो ऑप्शन किसके साथ मैच करना चाहिए, ऑप्शन सी। थोड़े से सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे कुछ लिखा गया है एम पाई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और डी स्क्वायर आई स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, सी होंगे क्या आपका करेक्ट आंसर। इस करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी होगा क्या आपका करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि रिगिड करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए बी सी डी, इसका साइड जो है ये गिवन है, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ए इनफाइनाइटली स्टेट स्क्वायर and side AB is parallel to the letter as shown in the figure, and if an infinite wire which is in the plane of the loop and carries current I1 from the right to left, when the loop is carrying current I2 following clockwise direction, then the net force between these two current carrying elements क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे हमें एक करंट कैरिंग स्टेट वायर गिवन है ऐसे, ठीक है, करंट कैरिंग स्टेट वायर गिवन है और साथ में यहाँ पर एक स्क्वायर लूप भी गिवन है। ठीक है, स्क्वायर लूप भी गिवन है यहाँ पे। सो आप ए बी सी और डी ऐसे एक लूप हमें गिवन है। सो इस लूप में से कुछ करंट फ्लो ऐसे गिवन है हमें। ठीक है, इस लूप में से ऐसी करंट फ्लो हमें गिवन है। सो और साथ में इस लूप में भी, यहाँ पर जो लूप है इस लूप में करंट है I2, यहाँ पर करंट है I1। सो हमें क्या पूछा गया है, इन दोनों लूप के बीच में जो फोर्स होंगे इस फोर्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, क्या होंगे स्क्वायर और इस स्क्वायर लूप के बीच में जो फोर्स होंगे इस फोर्स का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे मैं बता देता हूँ, आप तो काफी सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पर इस वायर पे इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो, तो इस ए बी और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो फोर्स होंगे ये फोर्स अट्रैक्टिव होंगे रिपल्सिव होंगे, अट्रैक्टिव है ना, सेम डायरेक्शन पे करंट फ्लो है, अट्रैक्टिव होंगे। तो अगर हम इस लूप के ऊपर फोर्स देखें तो इस डायरेक्शन पे होंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन पे होंगे। और देखो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे इस वायर के ऊपर हर पॉइंट पे सेम होगा ना। ये जो वायर है इस वायर की वजह से इस ए बी लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे उस मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। तो क्या आप ए बी लेंथ के ऊपर फोर्स कितना होंगे कैलकुलेट कर सकते हो, पर यूनिट लेंथ के ऊपर फोर्स कितना होंगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहाँ से डिस्टेंस आपको गिवन था एल, है ना, एल गिवन था, सो एल होगा एंड देन ये बी का जो लेंथ है उस लेंथ से मल्टीपल कर दोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएंगे। तो सिमिलरली अगर आप सी डी लाइन के ऊपर फोर्स देखोगे, सी डी लाइन के ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, पहले फोर्स का डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन पे होंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड, सीडी लाइन के ऊपर अपवर्ड होंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस पे करंट फ्लो रिपल्सिव होंगे, तो अपवर्ड होना चाहिए ऐसे। बट देखो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। स्क्वायर का साइड का भी लेंथ कितना गिवन है, एल गिवन है, क्या लिखोगे 2L। ठीक है 2L एंड जो भी फील्ड होंगे हर पॉइंट पे सेम ही होंगे, तो इसके बाद इसके साथ L मल्टीपल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर फोर्स, है ना। सो ये फोर्स होंगे अपवर्ड, ये फोर्स होंगे डाउनवर्ड।
बट सिंस ये जो लेंथ कम है तो जिसके वजह से इस वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे ज़्यादा होगा। सो इन दोनों वायर के अगर हम नेट फोर्स देखें तो नेट फोर्स क्या होंगे, डाउनवर्ड ही होंगे। ठीक है, आप इस DA और BC लाइन के ऊपर अगर हम फोर्स देखें तो इस वायर के वजह से इस लाइन के ऊपर जो फोर्स जनरेट होंगे, फोर्स किस बराबर लगना चाहिए। पहले देखो इस वायर अगर इस डायरेक्शन से फ्लो हो तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन से होंगे, इस वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ये इनवर्ड डायरेक्शन पे होंगे ना, इनवर्ड डायरेक्शन पे होंगे। सो अगर इनवर्ड डायरेक्शन पे हो तो इस आइडियल यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो आइडियल क्रॉस बी का डायरेक्शन करके देखो किस डायरेक्शन पे होंगे, यहाँ पे टुवर्ड्स राइट की तरफ होंगे। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगेंगे। ठीक है, ऐसे होंगे। और इस BC लाइन के ऊपर फोर्स किस बराबर लगना चाहिए, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा, है ना, इस वायर की वजह से। और लेकिन इसमें आइडियल का डायरेक्शन अब अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो आइडियल क्रॉस बी करोगे देखो टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ होंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन पे होंगे। सो आप देखो यहाँ पर भी जितना करंट फ्लो रहा है यहाँ पर भी उतना ही करंट फ्लो रहा है, इसका जितना लेंथ है उसका भी उतना ही लेंथ है। इस वायर की वजह से इस लाइन के ऊपर जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, इस वायर की वजह से इस वायर के ऊपर भी सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे। तो इन दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, है ना। सो एक तरह इक्वल। और हमें फिगर से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्स है एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे। सो ये जो दो फोर्स इस साइड AB DA और BC लाइन के ऊपर जो फोर्स होंगे, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जिसकी वजह से नेट फोर्स हमें मिलेंगे वो सिर्फ इस वायर और इस वायर की वजह से लगेंगे यहाँ पे, है ना। सो इन दोनों वायर की वजह से अगर हम फोर्स देखें सो नेट फोर्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस इस वायर के ऊपर फोर्स लिखो और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो कि इस वायर के ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, तो आपको क्या देंगे, नेट फोर्स देंगे। सो फोर्स ऑन DA एग्जैक्टली इक्वल होंगे किसके साथ, माइनस ऑफ FBC। सो BC लाइन के ऊपर जो फोर्स होंगे, DG लाइन के ऊपर जो फोर्स होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगे, तो जिसके वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, सो इन दोनों का नेट फोर्स 0 मिलेंगे। देयरफॉर द नेट फोर्स on the loop due to स्टेट वायर की वजह से अगर हम नेट फोर्स देखें लूप के ऊपर तो ये फोर्स FBA और CD लाइन की वजह से होंगे। सो F नेट फोर्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन BA लाइन प्लस फोर्स ऑन CD लाइन। अब फोर्स ऑन BA लाइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस पे है और ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शंस पे है। तो डाउनवर्ड मतलब एट्रैक्टिव फोर्स, तो इसको हम नेगेटिव लिखे तो इससे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई L, और यहाँ से लेंथ की हमें मल्टीपल करना है क्योंकि इस पूरे लेंथ के ऊपर फोर्स देखना है, तो L दिस एंड देन प्लस यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे इस फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ से लेंथ कितना होंगे, डिस्टेंस 2L, एंड ये लेंथ कितना होगा, सीधी साइड का लेंथ होगा L। सो L यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, L यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें जो नेट फोर्स मिलेंगे, देखो यहाँ पर क्या होंगे, ये वाला टर्म इस वाला टर्म से ज़्यादा है तो नेट फोर्स नेगेटिव होंगे, नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव होंगे, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट I1 I2 by 4 pi। I2 by 4 पाई। ठीक है, ये होंगे क्या आपका नेट फोर्स। सो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है और साथ में हमें इसके नेचर के बारे में कमेंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, माइनस साइन का मतलब अट्रैक्टिव, एंड मैग्नीट्यूड क्या होंगे, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ऑप्शन
D. सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन तो सब बता दीजिए ना, रिपीट कर दीजिए ना। यहाँ पे आप पहले बताओ, ये जो स्टेट वायर है, तो स्टेट वायर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए? ये जो स्टेट वायर है, इसके वजह से अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, इस वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, डीवी लाइन, डीए लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करके देखो किस बराबर होना चाहिए? इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज होंगे? बताओ। आउटवर्ड सर। आउटवर्ड होंगे। करंट अगर ऐसी फ्लो हो, इस डायरेक्शन से फ्लो, यहाँ पे आउटवर्ड फ्लो तो दिखाई देंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड। इनवर्ड होंगे ना। आप इसको राइट हैंड पे लो ऐसे, तो राइट हैंड पे लोगे तो ये जो रिमेनिंग फिंगर है, रिमेनिंग फिंगर ऐसी बेंड हो रहा है, तो ऐसी बेंड हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे क्या होंगे? इनटू द पेज होगा। सो यहाँ पे इस वायर के वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखे, वो इनटू द पेज होंगे मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, एंड फोर्स का डायरेक्शन क्या होंगे? आई डीएल क्रॉस बी। आई डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन से आता है मैग्नेटिक फोर्स। सो यहाँ पे आई डीएल है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। सो आई डीएल क्रॉस बी करके देखो किस डायरेक्शन पे जाएंगे? आई डीएल है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। सो आई डीएल क्रॉस बी करो, थंब किस डायरेक्शन में जाएंगे? टुवर्ड्स राइट की तरफ होंगे। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब इस लाइन के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे? इनटू द पेज ही होगा, है ना? Yes, एक इस वायर से डाउन अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, लेकिन आईडीएल का डायरेक्शन देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, करंट ऐसी फ्लो रहा था इस डायरेक्शन पे। सो आप आईडीएल अपवर्ड डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। सो आईडीएल क्रॉस बी करके देखो, थंब आप इधर आएंगे तो इस डायरेक्शन पे। और यहाँ से जैसे यहाँ से एक डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेंगे, देखो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेंगे, है ना? सो इन दोनों वायर जो है, इस वायर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक में बोल सकता है एक तरीका से, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। सो इन दोनों का अगर हम नेट फोर्स देखें तो क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जो इस लूप के ऊपर जो नेट फोर्स होंगे ड्यू टू दिस स्टेट वायर, वो सिर्फ इस वाला साइड और इस वाला साइड की वजह से होंगे। अब ये दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ना? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे डिफरेंट होगा, तो जिसकी वजह से इन दोनों वायर के ऊपर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होंगे डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए इन दोनों को अगर हम फाइनल फोर्स देखें, तो इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो वहां से हमें फाइनल फोर्स मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस भी एससीसी टाइप का ही है, आप एक बार ट्राई करो, ना होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes. Okay, सबको sir. कोई नया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे सारे, है ना? तो आप लोग इससे सारे क्वेश्चंस को बस एक बार पढ़ो और ट्राई करो, ना होंगे तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you.